क्योंकि आज के समय में अगर देखें तो जो करंट का टॉपिक है ना, इस समय हर एग्जाम में सबसे मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके वही करंट से आते हैं। वो चाहे जैसे अभी आपने देखा इकोनॉमी पढ़ रहे थे आप लोग, वो चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, सारी चीज़ों कहने के लिए सारे पार्ट्स हैं। लेकिन अगर बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो वो करंट से आते हैं। समझ रहे हैं? वो कैसे आते हैं? जैसे मान लीजिए पॉलिटी से अगर क्वेश्चन बनता है तो अभी गुजरात में चुनाव हुआ है ना, हाँ हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो जब करंट से क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही पूछेगा गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, वहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या जो पूछी जा रही है वो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, वो करंट हो गया, है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके मान लीजिए, चलिए हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, जो आपके गुजरात में है। अभी वहीं पे आपके एक नेशनल मैरीटाइम सेंटर स्थापित किया गया है लोथल में। तो वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी हाल ही में नेशनल मैरीटाइम सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो कहाँ पर है? लोथल में। वो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, लेकिन टॉपिक इस समय जो चुना गया है वो करंट का है ना। तो वर्तमान में अगर हम बात करें किसी भी चीज़ में, तो इस समय अगर बात करें चर्चा में जो चीज़ें हैं, मतलब अगर आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी आपका जो टॉपिक है वो सारे करंट के ही होते हैं, ठीक है। मतलब हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, लेकिन टॉपिक हमारा करंट है। यानी हमें अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो करंट से जुड़े हुए हों। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं वो दिन रात हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में लगे रहते हैं, है ना। आजकल उनको सिलेक्शन नहीं मिलता है। इतने जानिए सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो चेंज हो गया है कि सिलेक्शन मिलेगा कैसे, और सिलेक्शन मिलने का जो मेन पॉइंट है वो है आपका करंट। इस पर फोकस कीजिए तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार होंगी। यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिस में आप क्या रखेंगे वहाँ पर? करंट को, कि करंट किस तरह से वहाँ पर जुड़ सकता है। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से आज देखेंगे कि चीज़ों को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने टॉपिक को हर सब्जेक्ट से कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोगों का, और देखेंगे कौन कौन से, क्योंकि ये आपका जो प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपको लगेगा नहीं कि हाँ क्वेश्चन है। चीज़ों को अडॉप्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को, हर एंगल को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी करना पड़ेगा यार। चलिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें करंट के पॉइंट की, तो ज़्यादातर क्योंकि कहते हैं करंट बहुत ब्रॉड है ना, पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट का कोई लिमिटेशंस ही नहीं है ना। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम एग्ज़ाम कौन सा देने जा रहे हैं और वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग 15 से 20 टॉपिक हैं जो फिक्स है, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी आपके समिट होते हैं यानी सम्मेलन, यानी पहला पॉइंट इतना ध्यान देना है कि जो भी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं वो, जैसे भी आपका G20 का भारत को मिला है प्रतिनिधित्व, है ना। G7 का समिट हुआ था जर्मनी में आपके, उसके अलावा बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ये सारे सम्मेलन जो आपके आयोजित किए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और वहाँ से क्वेश्चन तब और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भारत का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ चढ़ कर हो, जैसे इस बार G20 है ना। उसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो वर्तमान में लिखी गई हों किसी के द्वारा, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक पुस्तक लिखा था ना, एग्जाम वॉरियर, आपने देखा होगा हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी पुस्तकें चर्चा में रही हों, जैसे अभी अयोध्या के ऊपर लिखा गया एक पुस्तक, कांग्रेस के एक लीडर हैं, एडवोकेट हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, द सनराइज ओवर अयोध्या, है ना। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं जो अभी तुरंत चर्चा में, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक आपका होता है, हमारे यहाँ जारी किया जाता है GI टैग, सुना है ना आप लोगों ने? GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, यानी किसी जगह की विशेष वस्तुओं को एक विशेष पहचान दी जाती है इसके माध्यम से। तो जब भी किसी वस्तु की GI टैग घोषित की जाती है, वो भारत में किसी भी राज्य में हो, वो ना केवल हमारे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कहीं पर भी, जैसे अभी आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी लॉन्ग को घोषित किया गया था, है ना। कल्याकुरुचि पेंटिंग एक आपकी होती है, उसको घोषित किया गया था। आसाम में आपके मनोरम एक टी होता है, चाय होती है, उसको घोषित किया गया था। वहीं का एक आपका
चावल होता है आसाम में जिससे वाइन बनाई जाती है, उसको जीआई टैग घोषित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिहार में आपका मखाना है ना, तो इनको भी जीआई टैग घोषित किया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं जब भी कोई नए चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय परिदृश्य जिसको हम लोग कहते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य का मतलब हमारे देश में होने वाली समय समय पर होने वाली घटनाएं। जैसे गुजरात में भी आप देखा होगा आपने कि एक नदी में पुल टूट गया था, है ना, तो वो पुल जो है या उस नदी में कौन सी नदी पर वो पुल बनाया गया था, ये फिर चर्चा में आ जाते हैं। यानी कोई भी इंसिडेंट अगर अचानक से कहीं पर हो जाए तो वो राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेम वही आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। यानी इसी तरह अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटनाएं हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका में किसी कंट्री में बहुत ही बड़ा एक प्रकार से सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया है। जैसे इस समय आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अफ्रीका के कई सारे कंट्री हैं जो इस समय 2-3 सालों से सूखाग्रस्त हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए अभी इस बार का जो क्लाइमेट चेंज का विषय था, इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों को उसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक आपका ऐसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, तो ये सारे महत्वपूर्ण रोल इसमें रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। उसके अलावा अगर बात करें तो महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की हमारी योजनाएं, यानी महत्वपूर्ण योजनाएं, सारी योजनाएं नहीं, ऐसी योजनाएं जिनकी वर्तमान में चर्चा हो या जो पुरानी योजनाएं भी हैं और वर्तमान में उनका महत्व हो। महत्व का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी ना, काफ़ी पहले शुरू की गई थी, लेकिन चर्चा आज भी है। चर्चा क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि अभी फिर से उज्ज्वला 2.0 शुरू कर दी गई है ना, महोबा से उत्तर प्रदेश में, जबकि इसके पहले कहाँ शुरू हुई थी? बलिया में, है ना। तो जो ऐसी योजनाएं जिनका महत्व वर्तमान में भी हो, इस समय भी वो अपना अस्तित्व रखती हो, उनको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। जैसे आपका है एसबीएम, एसबीएम मतलब समझ रहे ना, स्वच्छ भारत मिशन। अभी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ है हमारे इलाहाबाद से, अनुराग ठाकुर जी ने शुरुआत किया था ना इसका, स्वच्छ भारत मिशन का। तो ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार चर्चा में हैं और इसी वजह से इन योजनाओं पर हमें ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके महत्वपूर्ण कई सारे युद्धाभ्यास होते हैं। समय समय पर कई सारे आप लोगों ने युद्धाभ्यास सुना होगा, जैसे मालाबार युद्धाभ्यास अभी हुआ था ना, 4 देशों के बीच में, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में, है ना। उसके अलावा आपके जापान के साथ गरुड़ वरुण शक्ति युद्धाभ्यास होता है, अमेरिका के साथ में आपका होता है युद्धाभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है। उसके अलावा ब्रिटेन के साथ में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास होता है, कोंकण होता है। जापान के साथ में भी आपका हुआ है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, है ना। तो ये सारे युद्धाभ्यास जब आपके होते हैं तब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ऊपर से ऐसे युद्धाभ्यास जिनका आयोजन पहली बार किया गया हो, मतलब जैसे अभी कुछ सारे, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया फिर से 2 गुटों में डिवाइड हो गई। तो उसमें कई सारे युद्धाभ्यासों की शुरुआत हुई क्योंकि रशिया ने अपनी तरफ युद्धाभ्यास शुरू किया और अमेरिका ने अपनी तरफ। तो उसी में आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक युद्धाभ्यास था चिरू युद्धाभ्यास, है ना। कौन सा था? चिरू युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास जो है आपका जो है चाइना के बीच में, ईरान के बीच में और साथ ही साथ रशिया, 3 देश इसमें मिलकर इन्होंने ये युद्धाभ्यास किया था। इन्होंने एक गुट बनाने का प्रयास किया था, है ना, मध्य एशिया में। तो कुछ इस प्रकार के युद्धाभ्यास जो हैं पहली बार शुरुआत किए गए हैं। जैसे चाइना ने ताइवान के बगल में युद्धाभ्यास किया था अभी, ताइवान को डराने के लिए, और उसी के लिए फिर से अमेरिका ने प्रशांत ओशन में शुरू कर दिया युद्धाभ्यास। तो ये सारे नए नए युद्धाभ्यास शुरू होते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपके कई सारे जो एक प्रकार से ग्रुप हैं, जैसे आपने देखा G7 है, उसके अलावा सार्क है, संघाई है, SCO जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें नए नए सदस्यों का प्रवेश होता रहता है, नए सदस्य, कौन कहाँ जुड़ा है, कौन कहाँ से बाहर हुआ है। जैसे आपने देखा UNHRC है, एक संगठन है, कौन सा? UNHRC, यानी मानवाधिकार जो संगठन होता है यूनाइटेड नेशन का, है ना। उसमें जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया था तो इस संगठन से रशिया को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसमें एक नए मेंबर को शामिल कर दिया गया था, चेक गणराज्य को, है ना। उसी के अलावा आपने एक संघाई कोऑपरेशन नाम सुना होगा, SCO। कौन सा? SCO, जिसका आयोजन इस बार समरकंद में किया गया था। तो इस SCO में जो है नए सदस्य के रूप में अभी हाल ही में ईरान को जोड़ा गया था, ठीक है। अभी तक 8 मेंबर थे, अब कितने हो गए हैं?
9 है परमानेंट। अभी कितने हो गए हैं? 9 मेंबर हो गए हैं। उसके अलावा एक आपका ब्रिक्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। ब्रिक्स यानी ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कितने मेंबर हैं? 5 हैं। लेकिन इसका एक बैंक है, इसी का नाम क्या है? नाबार्ड नहीं है, नाबार्ड कृषि बैंक है ना। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको, है ना। 2014 में इसको बनाया गया था, 2014 में प्रस्ताव रखा गया था, 2015 में निर्मित हुआ था, ठीक है, एनडीबी। तो अभी तक इसमें केवल 5 मेंबर थे, लेकिन अब इसके सदस्यों की संख्या हो गई है कितनी? 9 हो गई है। तो ये 4 सदस्य इसमें नए जुड़े हैं, ये चर्चा में है। जैसे आपका कौन कौन सा है? तो एक बांग्लादेश इसमें जुड़ा है, नया सदस्य है। एक आपका है साउथ अमेरिका, उसका दक्षिणी अमेरिका का कौन सा है? उरुग्वे है। उसके अलावा एक आपका है यूएई है, और एक कौन सा है आपका? मिस्र, ठीक है, मिस्र। ये 4 देश इसमें नए जुड़ गए हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? 9 हो गई है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण पर्व आयोजित किए जाते हैं हमारे देश में। कई सारे महत्वपूर्ण, एक प्रकार से जैसे आप महोत्सव कहते हैं ना, महोत्सव अलग अलग त्योहारों के रूप में उनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये महोत्सवों से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। महोत्सव में अगर हम चर्चा में करें, अगर बात करें, तो जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा एक केला महोत्सव, सुना है आपने? केला महोत्सव भी मनाया गया है कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। उसके अलावा गुड़ महोत्सव, और आपका एक है यहाँ पर, ये आपका लखनऊ में मनाया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उसके अलावा एक आपका है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। कौन सा? स्ट्रॉबेरी महोत्सव। कहाँ पर मनाया गया है? झांसी में। हमारे उत्तर प्रदेश में एक चावल होता है विशेष रूप से, उसका नाम है काला नमक चावल। नाम सुना है ना आप लोगों ने? उसको जीआई टैग भी दिया गया है, काला नमक चावल। इस काला नमक चावल के रूप में एक महोत्सव मनाया गया है सिद्धार्थनगर में। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में। गंगा महोत्सव का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वाराणसी में मनाया गया है ना। वाराणसी में गंगा महोत्सव। ये सारे ऐसे महोत्सव हैं जो समय समय पर आयोजित होते हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा आपने एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखा होगा। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत में मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है ना। तानसेन महोत्सव, मांडू महोत्सव, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। मेदाताराम महोत्सव आपका तेलंगाना में हुआ है। तो इस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ महोत्सव होते रहते हैं और वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो हमारा मतलब सिर्फ ये बताना था यहाँ पर इस टॉपिक में कि करंट अफेयर ब्रॉड नहीं है, हम समझते लंबा है उसको, हम ये उसको समझ नहीं पाते कि हमें पढ़ना क्या है। जब तक हमारे पास उसका टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे और ये होगा यार पढ़ते इतना है, समझ में कुछ नहीं आता, एग्जाम में कुछ नहीं आता, कितना भी पढ़ लो पता नहीं चलता एग्जाम में कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना है और क्वेश्चन भी हमेशा आपके यहीं से बनते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। आर्थिक परिदृश्य में आपकी योजनाएं आ जाती हैं, योजनाएं आ जाती हैं, बजट आ जाते हैं, जो आपके आर्थिक परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए क्वेश्चन अपना। टॉपिक क्लियर हो गया ना सभी को? अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं अभी भी, ठीक है। चलिए पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में जो है आपका एक T20 वर्ल्ड कप हुआ था। कौन सा? T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट के तो शौकीन होंगे आप लोग, है ना। तो T20 वर्ल्ड कप जो आपका हुआ था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप, कौन सा है? पुरुषों का। T20 विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं है? पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं। पहला है 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 कहां पर हुआ है? की पॉइंट ध्यान देना है आपको, कहां पर? पहला क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना है कि कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। दूसरा है वर्ष 2022 में इस विश्व कप का खिताब जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पराजित करके जीता है। दूसरा आपका की पॉइंट है कि इंग्लैंड ने पराजित किया है किसको? पाकिस्तान को। तीसरा है इंग्लैंड के गेंदबाज जो है सैम करन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं, ठीक है। की पॉइंट आपका है सैम करन। और चौथा है टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 15 विकेट इंग्लैंड के सैम करन ने लिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्या है, कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन यहां पर गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि सिंपल सी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहला हमारा बिल्कुल सही है,
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है ना, दूसरी बार इंग्लैंड का ये खिताब है। उसके अलावा इंग्लैंड के जो सैम करन हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो चुना गया है, लेकिन सर्वाधिक विकेट इन्होंने नहीं लिए हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? वानेंदु हसरंगा। नाम आप लोगों ने सुना है? श्रीलंका के गेंदबाज हैं वानेंदु हसरंगा। इन्होंने सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए हैं। कितने? 16 विकेट। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया था इस टूर्नामेंट में। और इसी के साथ साथ जो है T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, है ना। यानी आज तक T20 वर्ल्ड कप जितना आयोजित किया गया है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर क्लियर हो गया, क्या होगा हमारा? चौथा आंसर है, यानी इसमें इस बार के जो एक प्रकार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम है वानेंदु हसरंगा। कहाँ के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो ये तो बात हो गई आपके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की। लेकिन क्वेश्चन एक है, आपको इन चीजों को कनेक्ट करना है अन्य सारी चीजों से। कैसे कनेक्ट करेंगे? यानी आपके सामने एक ही चीजें हैं, अपने सिलेबस को आसान बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया पुरुष T20 विश्व कप। लेकिन अगर यहीं पर हम आपसे बात करें वुमेन T20 वर्ल्ड कप, इस बार विजेता कौन बना था? कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका मेल में ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता था? यह भी आपका इंग्लैंड ने जीता था। उसके अलावा अगर बात करें तो फीमेल की, अगर हम बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो इसको किसने जीता था? यह भी किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अभी हाल ही में आपका हुआ था एशिया कप। कौन सा? एशिया कप मेल, ये किसने जीता था? तो श्रीलंका ने। किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता है। अगर एशिया कप फीमेल की बात करें तो किसने जीता है? श्रीलंका जीती है। भारत ने जीता है 7वीं बार, रिकॉर्ड 7वीं बार जो है भारत ने एशिया कप पर कब्जा कर लिया। आज तक महिलाओं के 8 एशिया कप आयोजित किए गए हैं और भारत ने कितनी बार जीता है? उनमें से 7 बार। एक बार गलती से पाकिस्तान जीत गया था, ठीक है, लेकिन 7 बार इस पर कब्जा किसने किया है? भारत ने। उसके अलावा आपका एक होता है टेस्ट चैंपियनशिप, अभी शुरुआत हुई है, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप। इस टेस्ट चैंपियनशिप का पहला विजेता कौन बना है? तो न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड। किसको पराजित किया था न्यूजीलैंड ने फाइनल में? भारत को, ठीक है। न्यूजीलैंड ने भारत को फाइनल में पराजित करके ये टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। यानी इसके पहले इसका आयोजन नहीं होता था। T20 वर्ल्ड कप होते थे, ओडीआई वर्ल्ड कप होते थे, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत पहली बार हुई है, ठीक है। और इसका पहला विजेता कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। किसको पराजित किया है? भारत को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत पराजित हुआ है इसमें, ठीक है, क्योंकि भारत का नाम जुड़ा है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा हमारे क्षेत्रीय स्तर पर कई सारे टूर्नामेंट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मुश्ताक अली ट्रॉफी। कौन सा? मुश्ताक अली ट्रॉफी। किसने जीता है इस बार? मुंबई ने जीता है, ठीक है। रणजी आपका होता है, कौन सा? रणजी। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। देवधर ट्रॉफी आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। देवधर ट्रॉफी इस बार किसने जीता है? तो देवधर ट्रॉफी जो है इंडिया बी की टीम ने जीता है। किसने? इंडिया बी की टीम ने जीता है देवधर ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सारे टूर्नामेंट हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और एक भारत में एक क्षेत्रीय T20 के रूप में एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है IPL। क्या नाम है? इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। इसका इस बार कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। और इस 15वें संस्करण में 2 नई टीमें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? लखनऊ, हमारे उत्तर प्रदेश की टीम, और एक गुजरात। तो इस 15वें संस्करण का विजेता बने हैं कौन है? गुजरात लायंस। किसको पराजित किया है इसने? राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया, जिसके कैप्टन कौन थे? संजू सैमसन, है ना। इस IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? जोस बटलर। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था? यजुवेंद्र चहल ने, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि एक ही क्वेश्चन से हम कितने पॉइंट को कवर कर सकते हैं, यानी अपने टॉपिक को कितना आसान बना सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना सबको? चला जाए आगे, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है आपका एक अवार्ड है, नवंबर 2022 में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई और इससे संबंधित आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जहां से हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है,
ठीक है, पहला क्या है, इस वर्ष मात्र एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, ठीक है, इसी का नाम चेंज हुआ है। उसके अलावा इस वर्ष 25 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई है। और चौथा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विकास के लिए खेल श्रेणी में लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। 4 स्टेटमेंट हमारे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से जब भी आपके ध्यानचंद खेल पुरस्कार की घोषणा होती है और आसपास कोई एग्जाम होता है तो 100% है यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि यार कितने लोगों को दिया गया है, यानी अब जैसे 25 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, तो अब यहां पर आपको 25 लोगों के नाम याद होना जरूरी नहीं है, उनका नाम याद होना जरूरी है जो वर्तमान में चर्चा में हो, क्योंकि ये अवार्ड जो है 4 वर्ष लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है, समझ रहे ना, यानी जिस खिलाड़ी ने 4 वर्षों तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्हीं को अवार्ड मिलता है। तो वर्तमान में कौन चर्चा में है, हमें उनके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहला यहां पर देखें कि एक खिलाड़ी को दिया गया है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, यह भी आपका सही है। तीसरा है अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है, यह भी आपका करेक्ट है। टोटल 2 यूनिवर्सिटीज को दिया गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विकास के लिए खेल श्रेणी में लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। यहां पर आपके चारों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही है, चारों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर 2-3 खिलाड़ियों का नाम हमें यहां पर याद रखना होगा। अभी हाल ही में आपका हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम सुना है आपने? कॉमनवेल्थ में भारत ने 61 मेडल्स जीते थे, भारत का चौथा स्थान रहा था ना, कितने 61 मेडल भारत ने जीते थे और चौथी रैंकिंग थी भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में, है ना। तो इसमें जो है 2-3 खिलाड़ी काफी चर्चा में रहे हैं। उनमें एक आप नाम सुने होंगे निखत जरीन, इन्होंने मुक्केबाजी में भारत को मेडल दिलाया था, है ना। अमित पंघाल मुक्केबाजी, इन्होंने भी भारत को मेडल दिलाया था, ठीक है। तो ये 2-3 खिलाड़ी हैं जो इस समय फेमस हैं। उसके अलावा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं शरद कमल अचंता, क्या नाम है? शरद कमल अचंता। ये नाम जो है ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार केवल एक खिलाड़ी को दिया गया है, ठीक है। जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ये दिया गया है शरद कमल अचंता को। यानी अगर इस अवार्ड से क्वेश्चन बनेगा तो 90% चांसेस हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल। कौन से खेल से संबंध है इनका? तो टेनिस से। किससे संबंध है? टेनिस से। कभी कभी आपके एग्जाम में देखिए आप क्वेश्चन बनता है कि सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में इस खिलाड़ी को पराजित किया है, इनका संबंध कौन से खेल से है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना आपके एग्जाम में। तो खेल याद होना चाहिए खिलाड़ी का जब कोई भी उपाधि उसको मिलती है या कोई अवार्ड मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो 4 इसमें लोग हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। यहां पर ध्यान देना है आपको, 1 अवार्ड दिया गया है ध्यानचंद, 25 दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, 4 लोगों को दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया है अनियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। उसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज को अवार्ड दिया गया है जो सर्वश्रेष्ठ खेल में प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। क्योंकि इनसे जो संख्याएं, हमेशा एग्जाम में संख्याएं पूछी जाती हैं कि कितने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार में 2-3 नाम हैं जो चर्चा में हैं, वो हमने आपको बताया। अगर वो याद रहेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की? तो 1991 से लेकर के 1992 में पहली बार जो है इसको वितरित किया गया था। यानी ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत सबसे पहली बार कब हुई थी? 1991 से 92 में, जब भारत में क्या हुआ था? प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई थी ना, इसी समय पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की इसी समय शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी की डेथ हुई थी 91 में, है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये इस आपके अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, खेल से संबंधित, जो आपको याद रखना है। उसके अलावा कई सारे अन्य अवार्ड भी हैं जो आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में कई सारे अवार्ड वितरित किए जाते हैं, जिनमें 4-5 ऐसे अवार्ड हैं जो लगातार एग्जाम में आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा व्यास सम्मान, व्यास सम्मान सुना है ना? किसको दिया गया है? असगर वजाहत को। किसको दिया गया है?
असगर वजाहत को दिया गया है। उसके अलावा आपने सुना होगा बिहारी सम्मान, बिहारी सम्मान ये किसको दिया गया है? प्रोफेसर माधव हांडा को दिया गया है। किसको? माधव हांडा को दिया गया है। उसके अलावा आपका एक सम्मान है जिसको हम लोग कहते हैं सरस्वती सम्मान, सरस्वती, सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरश मिश्रा जी को दिया गया है। किसको? प्रोफेसर रामदरश मिश्रा जी को दिया गया है। उसके अलावा एक आपका पुरस्कार होता है, एक दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई है इस बार। किसको दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लता मंगेशकर जी के निधन के बाद जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, पहला अवार्ड किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक है शिरोमणि अवार्ड, शिरोमणि अवार्ड, शिरोमणि अवार्ड किसको दिया गया है? तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि कोविड काल में भारत में वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उसके मालिक का नाम क्या था? क्या नाम था? कोई बता सकते हैं? क्योंकि कोविड में काफी चर्चा में रहे हैं उनका नाम। ठीक है, तो जो मिशेल पूनावाला हैं उनको दिया गया, मिशेल पूनावाला को। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा, शिरोमणि अवार्ड। और कोरोना तो फिर से चर्चा में है ना। चाइना में प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं इस समय, और वहां पर आने वाले समय में ये WHO का अनुमान है कि आने वाले समय में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होने वाली है चाइना में। सबसे बड़ा नरसंहार कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है, डॉक्टर भूषण कुमार को। ये एक प्रकार से कुष्ठ रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भूषण कुमार। ठीक है, इनको दिया गया है महात्मा गांधी पुरस्कार। ठीक है, उसके अलावा पुरस्कार तो बहुत सारे हैं श्रृंखलाओं में। अगर आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि 50 ऐसे अवार्ड हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है डेली की अपनी क्लासेस में, हम लोग देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, लेकिन ये ऐसे अवार्ड हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यास सम्मान, बिहारी, उसके अलावा सरस्वती सम्मान, दीनानाथ अवार्ड शुरुआत हुआ है पहली बार, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा एक आपका अवार्ड होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक लिख लीजिएगा इसको, ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा? ज्ञानपीठ। ये किसको दिया गया है इस बार? तो दामोदर मोजो को। किसको दिया गया है? दामोदर मोजो को दिया गया है 57वां पुरस्कार। ठीक है, 57वां। जबकि जो 56वां पुरस्कार है वो भी इन्हीं के साथ वितरित किया गया है, वो दिया गया है नीलमणि फूकन को। ठीक है, ये जो दामोदर मोजो हैं इनको लिख लीजिएगा, इसमें कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है, और जो 56वां पुरस्कार है वो दिया गया है नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन एक असमी कलाकार हैं। ठीक है, असम यानी असमी भाषा में वो अपनी लेखन करते हैं, उनको दिया गया है कौन सा अवार्ड? तो दामोदर ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे चला जाए। तीसरा क्वेश्चन अगला है गुजरात। हम लोग पहुंच चुके हैं मोदी जी के घर। गुजरात राज्य के किन 2 जिलों में गृह मंत्रालय के द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अब यह क्वेश्चन पॉलिटी का भी है ना। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 नागरिकता ही तो है आपकी, क्वेश्चन वहीं से है। इसीलिए कहते हैं सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और उनको करंट से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 3 देशों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी आपने नाम सुना होगा, NRC, CA, है ना, ये सारी चीज़ें लागू हुई थी, देश में बहुत दंगा हुआ, अनेक जगह पे बहुत सारे आंदोलन हुए। तो उन्हीं का एक परिणाम है कि अभी हाल ही में जो है गुजरात के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर इन देशों से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय को बसाने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, शुरुआत है इस NRC और CAA की। उसी में आपका नागरिकता संशोधन किया गया था 1955 के नागरिकता संशोधन विधेयक। ठीक है, 1955 में संशोधन किया गया था 2019 में। कब किया गया था? 2019 में। तो इसके तहत जो है कहां पर, कौन से राज्य, कौन से जिले में दिया गया है? मेहसाणा और आनंद में, बड़ौदा और सूरत में, राजकोट एवं कौन सा है साबरकांठा में, या फिर अहमदाबाद एवं गांधीनगर में? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोगों के अनुसार? अहमदाबाद और गांधीनगर। आंसर हो जाएगा आपका मेहसाणा और आनंद। ठीक है, आनंद एक प्रकार से मिल्क फैक्ट्री भी है, याद है ना आप लोगों को? आनंद मिल्क नाम सुना है आप लोगों ने ना?
हे भगवान, आपने नाम नहीं सुना आनंद मिल्क का? तो मेहसाणा और आनंद ये कहां पर है आपका? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। इन्हीं दोनों जगहों पर आपने देखा था 2019 में जब नागरिकता संशोधन, ये लिख लीजिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करके किया गया है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। ये 2019 में जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, ये 9 दिसंबर को इसको जो है लोकसभा में पेश किया गया था। 9 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ था। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा में पास हुआ था। और उसके बाद 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये क्या बन गया? एक विधेयक बन गया। विधेयक का प्रोसीजर तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी चीज अगर उसको है तो लोकसभा में या राज्यसभा में भेजेंगे, पहले यहां से पास होगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और उसके बाद वो बन जाता है एक अधिनियम या फिर विधेयक, वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर तो आपको पता ही है। तो इसमें जो है ये प्रावधान क्या किया गया था कि इन तीनों देशों में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब है मुस्लिम वर्ग को छोड़कर, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक हमारे यहां हैं, ना कि उन देशों में, ठीक है। यानी इन देशों में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये ऐसे जो वर्ग के लोग हैं जो प्रताड़ित हैं और भारत आना चाहते हैं, तो वो भारत आ सकते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये इस संशोधन में किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, ठीक है। कौन कौन था? हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और आपके ईसाई वर्ग के लोग हैं। केवल मुस्लिम वर्ग के लोगों को छोड़कर इतना इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इनको बसाया गया है मेहसाणा और आनंद में। और अगर बात करें हमारे देश में नागरिकता के लिए जो प्रावधान किया गया है, तो ये किसमें किया गया है? जिसको नहीं याद है लिख लीजिएगा, किसमें? भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 5 तरीकों से नागरिकता मिलती है हमारे देश में। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से, ये याद रखिएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। उसके अलावा देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है हमारे देश में, ठीक है। या कोई विदेशी जो है भारत में 10 वर्षों से ज़्यादा रह रहा है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको नागरिकता मिल सकती है। या फिर किसी राज्य को अगर भारत में शामिल किया जाता है, जैसे आपने देखा था मोदी सरकार में ही बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ था ना, उसमें से कुछ गांव जो हैं भारत में शामिल कर लिए गए थे और भारत के कुछ गांव जो हैं वो बांग्लादेश में चले गए थे। तो इसमें जो बांग्लादेश के जो गांव भारत में आए हैं, वहां उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। यानी इस माध्यम से भी नागरिकता भारत में मिलती है। तो टोटल कितने तरीके हैं? 5 तरीके भारत में नागरिकता मिलने की, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मेहसाणा आनंद में ये नागरिकता देने की प्रथा की सबसे पहली बार शुरुआत की गई है भारत में, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया है, गुजरात के बारे में बात करें, क्योंकि पढ़ रहे हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात करंट में काफी चर्चा में है। तो चर्चा में वहां के विषय कौन कौन से हैं, अगर उनकी हम अगर यहां पर बात करें, तो जो गुजरात के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अगर उनमें अगर हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है? अहमदाबाद है ना। यहां के इस समय मुख्यमंत्री कौन है बताइए? अभी गुजरात में चुनाव हुआ था 182 सीटों पर, यहाँ की विधानसभा सीटों में 182 सीटों पर चुनाव हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, चलिए जल्दी से सोच के बताइए, नहीं बताएंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात में भी हाल ही में स्टील रोड का निर्माण किया गया है। कौन सा? स्टील रोड। कहां पर बन रही है? सूरत में, गुजरात में, सूरत में इसका निर्माण किया जा रहा है। गुजरात में मां उमिया धाम परियोजना की शुरुआत की गई है। कौन सी? मां उमिया धाम परियोजना, ये हमारे देश के गृह मंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके अलावा गुजरात में ही अहमदाबाद में खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई। खेल महाकुंभ की शुरुआत कहां पर? अहमदाबाद में की गई। इस यहीं पर गुजरात में भी हमने आपको बताया है, लोथल जो आपका सिंधुकालीन स्थल है, यहीं पर नेशनल मैरीटाइम सेंटर स्थापित किया गया है। नेशनल मैरीटाइम सेंटर, समुद्री
मैरीटाइम सेंटर स्थापित किया गया है। यहीं पर आपका है धौलावीरा, धौलावीरा जिसे भारत का 40वां यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्या? विश्व विरासत स्थल। भारत में टोटल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 40 है। काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी घोषित किया जाता है 100% क्वेश्चन बनते हैं। ये जो भारत का जो धौलावीरा है, आप 2021 से उठाकर देख लीजिए, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे वो एमपी का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है टोटल। उसके अलावा आपका पेट 2021 हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन के तरीके से बदल जाते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है कि अभी हाल ही में धौलावीरा को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वहां पर बांधों के स्ट्रक्चर के कारण, यहां पर बांधों की संरचनाएं प्राप्त हुई हैं प्राचीन काल की, यहीं पर लिपियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से। उसके अलावा अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात जो है भारत का तटीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। उसके अलावा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और होम मिनिस्टर हैं, इनका गृह राज्य भी कौन सा है? गुजरात है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182 है। और इस बार जब चुनाव हुआ था तो 156 सीटें जीत करके बीजेपी ने फिर से अपनी सरकार बना ली है। कहां पर? गुजरात में। इसी गुजरात में आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की। कितनी मीटर? 182 मीटर की है। और ये प्रतिमा है किसकी? सरदार पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर थे। पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन थे? सरदार पटेल। इन्हीं को जो है 1928 में जो है 1928 में बारदौली सत्याग्रह में जो है वहां की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी, है ना? ठीक है, सरदार पटेल को। तो ये सारे पॉइंट भी आपके गुजरात से संबंधित हैं, जो वर्तमान में चर्चा में है और आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मेहसाणा एवं आनंद। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 13 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस काफी चर्चा में रही, पता है आपको। ठीक है, और यह ट्रेन कहां से कहां तक परिचालित होगी? पहला है नई दिल्ली से प्रयागराज, दूसरा है नई दिल्ली से अमृतसर, तीसरा है नई दिल्ली से, सॉरी ये ऑप्शन सेम हो गया, चलिए इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं नई दिल्ली से अहमदाबाद। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली से अम्बंदौरा तक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, चेंज कर दिए तो वही आंसर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली से अम्बंदौरा। ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में आपका स्थल है। तो यहां पर एक पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं, ये दिया गया चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी इसके पहले 3 चलाई जा चुकी है ना, तो वो 3 भी तो याद होना जरूरी है आपको। जब संख्या ज्यादा हो जाए तब नहीं याद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 3 ही 4 चली हैं पूरे देश में, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। पहली की अगर हम बात करें तो पहला कहां से कहां तक चलाई गई थी? वाराणसी से नई दिल्ली। कहां से? पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो वाराणसी से नई दिल्ली, हमारे यहीं प्रयागराज से होके गुजरती है ना। उसके अलावा दूसरी कौन सी है? नई दिल्ली से कटरा। कौन सा कटरा? प्रयागराज वाला नहीं, जम्मू कश्मीर। कौन सा? नई दिल्ली से कटरा, जम्मू कश्मीर, जो मां वैष्णो देवी धाम तक जाती है ना। उसके अलावा तीसरी अभी हाल ही में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, कहां से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक। कहां से? अहमदाबाद से मुंबई। तो ये 3 याद रखिएगा कि इसके पहले जो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई हैं वो कहां से कहां तक। चौथी तो आपका नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये तो बात हो गई वंदे भारत की। और आपको पता है इस बार जब 2022 का जो बजट आया था, बजट कौन लेके आता है? वित्त मंत्री। और इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा जब बजट लाया गया तो इस 2022 के बजट में भारत में 200 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का उसमें प्रस्ताव रखा गया। यानी लगातार जो है, इसलिए आप देख रहे होंगे इस समय लगातार ट्रेनें संचालित की जा रही हैं बहुत तेजी से। ठीक है, यानी 5 वर्षों में उनका लक्ष्य है कि कम से कम 200 वंदे भारत ट्रेनें भारत में संचालित की जाएंगी। ठीक है,
अगर हम भारत में ट्रेनों के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत कब हुई थी भारत में ट्रेन की? 1853 में। उस समय गवर्नर कौन था? कांग्रेस थी, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली बार भारत में ट्रेन का संचालन किया गया था, है ना। उसके सब देखिए 1837 से संचालन शुरू हो गया था, लेकिन नागरिक ट्रेनों का संचालन पहली बार 1853 में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अगर भारत में बात करें तो अभी तक आपने देखा भारत में 2014 से पहले आपने देखा होगा कि जो ट्रेनें हैं ये इसमें जो बजट है ये अलग अलग पास किया जाता था। बजट पहले रेल बजट अलग से आता था और सामान्य बजट अलग से आते थे। तो लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई देश में, इन्होंने क्या किया कि क्योंकि दोनों को बजट अलग अलग लाने में बहुत खर्च होता था, तो इन्होंने क्या किया, बजट को दोनों को एक साथ कर दिया फिर से, ठीक है। जबकि अंग्रेजों के समय में लगभग 1924 से हमारे देश में जो रेल बजट पास किया जाता है, ये रेल बजट और जो कॉमन बजट है दोनों अलग अलग पास होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से 2016 से इसको क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। वर्तमान में अगर बात करें भारत की सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन कौन सी? विवेक एक्सप्रेस है। कहां से जाती है? तो आसाम के सिलीगुड़ी से होकर ये कन्याकुमारी तक जाती है। कहां तक? आसाम से लेकर के तमिलनाडु तक, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपने देखा होगा 3 ट्रेनों का नाम अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है वासुकी, शेषनाग और एनाकोंडा। नाम सुना है आप लोगों ने? एक है आपका वासुकी, शेषनाग और एनाकोंडा। कौन सा? एनाकोंडा। ये तीनों नाम सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है ना। ये जो तीनों हैं ये मालगाड़ियां एक प्रकार से, क्योंकि भारत में जैसे मान लीजिए अगर यहां उत्तर प्रदेश से दिल्ली कोई सामान भेजना है, या दिल्ली तो पास में मान लो, महाराष्ट्र भेजना है, तो अब जितनी बार सामान भेजेंगे अलग अलग ट्रेनों को भेजना पड़ेगा, है ना। इससे काफी ज्यादा व्यय भी होता है, टाइम भी लॉस होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 4-4, 5-5 ट्रेनों को एक साथ जोड़ दिया। अब जैसे ये वासुकी है, इसमें टोटल 291 डिब्बे हैं, 291 वैगन है इसमें, 291, 5 इंजनों को लगाया गया है। एक ही साथ पूरे डिब्बे महाराष्ट्र पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपका है शेषनाग, लगभग इसमें 250 से ज्यादा डिब्बे लगाए गए हैं। एनाकोंडा में 271, आपके 171 डिब्बे हैं, 171। यानी एक प्रकार से भारत में संचार सुविधा को, माल जितने भी आपके एक प्रकार से गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाने के लिए भारत में ये 3 ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, वासुकी, शेषनाग और एनाकोंडा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत की रेलवे व्यवस्था, यानी भारत में जो रेलवे का संचार है वो पूरी दुनिया में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आंसर कौन सा है हमारा? नई दिल्ली से अमन दौरा इस क्वेश्चन का। बढ़े आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है ना, लेट हो रहा है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य जो है हिंदी माध्यम से, कौन सा हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर बताइएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। इसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो अभी फिर से बजने लगेगा भाई। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश, ठीक है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एमपी, तो ये हो गया मध्य प्रदेश। लेकिन इसमें और कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं मध्य प्रदेश से? अगर हम एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा जो है, इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। अभी हाल ही में आपको पता है भोपाल मेट्रो स्टेशन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? राजा भोज मेट्रो स्टेशन, है ना। इसी भोपाल में, एमपी में आपके जो हैं होशंगाबाद एक जगह है। कौन सा? होशंगाबाद। इसका नाम जो है कर दिया गया है क्या? नर्मदापुरम। वेरी गुड, नर्मदापुरम कर दिया गया है। यहीं आपके एमपी में ही एक स्थल है बाबई, इसका नाम हो गया है माखन नगर। क्या हो गया है? माखन नगर। एक स्थल है आपका शिवपुरी, इसका नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम। क्या हो गया है? कुंडेश्वर धाम, बिल्कुल, है ना। उसके अलावा अगर बात करें
तो मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हमारे देश में कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नेशनल पार्क संख्या कितनी है? 12। कितनी? 12। टोटल 12 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें आप देखते हैं कि आपका पेंच है, पन्ना है, ठीक है, उसके अलावा पंचमढ़ी है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है। ये अभी हाल ही में आप लोगों ने चर्चा में रहा है कुनो नेशनल पार्क, है ना। तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर आपके हैं? मध्य प्रदेश में हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी हमने आपको बताया कई सारे महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। तानसेन महोत्सव है आपका, मांडू महोत्सव है, अभी हाल ही में आपका खजुराहो महोत्सव आयोजित किया गया था। खजुराहो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री का आपका टॉपिक है। खजुराहो के जो मंदिर हैं किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था ना। और इसका भी हाल ही में 48वां महोत्सव मनाया गया है। कौन सा? 48वां महोत्सव। उसके अलावा आपका ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। कौन सा? ड्रोन मेला। इस समय ये जो वर्ड है काफी चर्चा में है, ड्रोन, क्योंकि भारत में इसी मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। कितने? 5। कहां कहां पर? तो याद रखिएगा, सतना में, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में और जबलपुर में, ठीक है। इन 5 जगहों पर भारत में ड्रोन स्कूल की स्थापना की गई है। सबसे पहला जो ड्रोन स्कूल है वो स्थापित किया गया है कहां पर? ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल की स्थापना की गई है। उसके अलावा अगर बात करें, इसी मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क जो हमने आपको बताया अभी, इसमें 3 चीतों को छोड़ा गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कितने चीते लाए गए थे? तो 8। कहां से लाए गए थे? नामीबिया से। कहां से? नामीबिया से, ठीक है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 3 को कहां पर छोड़ा गया है? तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो आपकी भोपाल कैपिटल है। और इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो मामा जी। नाम क्या है? उनको मामा जी कहते हैं ना, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। हमारे देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ना, जो उड्डयन मंत्री हैं, क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो भी कहाँ से हैं? इसी मध्य प्रदेश से हैं, है ना। तो ये सारे आपके पॉइंट हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। भारत में जो मध्य प्रदेश है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है। दूसरा सबसे, पहला कौन सा है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आंसर है हमारा एमपी, ठीक है। तो आज के सेशन को खत्म किया जाए? क्यों, जल्दी हो रही है? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए।